नमस्कार। आर्थराइटिस गठियावात या संधिवात के रूप में काफ़ी पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। जब भी हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारी सावधानियां होती हैं जिसे प्रत्येक पेशेंट को हमें समझाना होता है। सबसे पहले इसमें जितनी दवाइयां होती है उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे आप ध्यान से समझें कि कौन सी दवा खाना खाने के पहले लेनी है, कौन सी दवा खाना खाने के बाद लेनी है। लगभग आपको 6, 7, 8 या 9 दवाइयाँ एक दिन में खानी पड़ सकती कई बार, जिसमें से कुछ कुछ आर्थराइटिस की दवाइयाँ होती है, कुछ एनएसएआईडीज होती है, कुछ ओपियोइड एनएसएआईड होती है, थोड़ी मात्रा में स्टेरॉयड होता है और कुछ न्यूट्रिशन या हेल्थ मेंटेन करने के लिए मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह होते हैं। तो कुल मिला के आपको लगभग 6, 7, 8 या कभी कभी 10 दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, जो कि बीमारी की गंभीरता के आधार पर, बीमारी के स्टेज के आधार पर हर पेशेंट को अलग से दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो सावधानियाँ आपको दवाई खाने में या अपने खाने पीने में या एक्सरसाइज में रखनी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सभी दवाइयों में कोई भी दवाइयाँ खाली पेट नहीं होती। खाली पेट का अर्थ होता है कि आप सुबह निहार मुँह 5 बजे सुबह या 6 बजे सुबह जब उठते हैं तो उसकी कुछ दवाइयाँ होती, ऐसी कोई भी दवाइयाँ आर्थराइटिस या इन जनरल मेडिसिन नहीं होती है। वो कुछ खास दवाइयाँ होती, वो इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर खुद बता देते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद दवाइयाँ। खाने का मतलब लंच या डिनर से नहीं होता है, कुछ भी भूखे पेट या कुछ खाने के बाद का मतलब होता है। तो आप सुबह नाश्ते के बाद या फिर थोड़ा स्नैक्स या कुछ चीज़ें लेने के पश्चात जो दवाइयाँ खाते हैं तो उसे हम कुछ खाने के बाद कहते हैं। खाना खाने के बाद जब दवाइयाँ आप खाते हैं तो ध्यान रहे कि आपके जो खाने की मात्रा हो वो बहुत ज़्यादा ना हो। आप समझिए लगभग आधे पेट के बराबर हो, या जैसे हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ता थोड़ा करते हैं, उतनी ही मात्रा में यदि आप खाने का उपयोग करें, उसके पश्चात दवाइयाँ लेंगे तो आपको दवाइयाँ भारी नहीं पड़ती है, आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर आपका खाने का जो प्रोसेस है, जो फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दवाइयों के साथ साथ बहुत कॉमन मात्रा में आपको जो ध्यान रखना है वो है कि बहुत अधिक मात्रा में फूड नहीं लेना है, पानी समुचित मात्रा में पीना है। समुचित मात्रा का अर्थात है 2 से 3 लीटर। यदि आप गिलास में यदि कैलकुलेट करें तो लगभग 12 से 15 मिलीलीटर पानी, 15 गिलास पानी, 12 से 15 गिलास पानी आपको दिन भर में रोजाना जरूर पीना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि आप पानी पी रहे हैं, कई बार समझ में नहीं आता हमने ज़्यादा पानी पिया या कम पानी पिया, तो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, यूरिन जाते हैं, तो आप अपने यूरिन को एनालाइज कीजिए, देखिए उसे कि वो बिल्कुल पानी की तरह साफ सुथरा है और पीला नहीं है। कई बार दवाइयों की वजह से पानी दवाइयों की वजह से पेशाब पीला दिख सकता है, लेकिन उसके पश्चात भी जो आपका यूरिन है वो मटमैला नहीं होना चाहिए, उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप सुरक्षित हैं। यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि पानी नहीं पीने से जो एक हल्का सा एक स्मेल पेशाब में से आने लगती वो आ रही है, या फिर वो मटमैला सा हो रहा है या गंदा सा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पानी की मात्रा कम हो रही है। पानी पीने का सिंपल तरीका आप ऐसे ले सकते हैं कि कई बार हम पानी को याद करके नहीं पीते हैं। तो पानी को पीने का एक अच्छा तरीका होता है कि जितनी बार आप यूरिन करने जाते हैं उसके तुरंत बाद आप 1 या 1.5 गिलास पानी पी लीजिए। वो सबसे अच्छा तरीका होता है आपके पानी को कंप्लीट करने का। सो पानी की मात्रा यदि शरीर में संतुलित है तो आपकी दवाइयाँ पानी के थ्रू ही पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, वो आपको नुकसान कम से कम करती है और नहीं भी करती है। दूसरी चीज़ होती है कि पानी जब भी आप ले रहे हैं, पानी के साथ कोशिश करें, यदि आप हल्के गुनगुने पानी के साथ कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। पानी के साथ साथ दूसरी चीज़ आती है कि जब दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो किस समय लेना चाहिए। एक साथ 2 या 3 टैबलेट या 2 या 3 दवाइयों से ज़्यादा लेना भारी लगता है, कई बार बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो कोशिश करें आप हर 3-4 घंटे में कुछ दवाइयों को यूँ एडजस्ट कर सकते हैं कि सपोज आपको 2 टाइम कोई भी दवा लेनी है तो आप सारी दवाइयों को इस तरीके से डिवाइड कर लें कि आपको 2 बार, 3 बार या 4 बार भी यदि दिन भर में दवाइयाँ लेनी पड़े तो आप 2 या 3 टैबलेट एक बार में लें, तो फाइनली आप दिन भर में 8 से 10 टैबलेट पूरा कवर कर सकते हैं, 8 से 10 दवाइयाँ कवर कर सकते हैं। और खाने में किसी भी प्रकार के परहेज की आवश्यकता एलोपैथिक साइंस के हिसाब से नहीं होती, जिसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्शन से होता है। वो सामान्यतः किसी भी इंसान के लिए कि आपको हल्का भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है, पौष्टिक भोजन करना है, बहुत तेल मसालों का उपयोग नहीं करना है, और इसके साथ साथ खाना खाने के आसपास
जो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, अर्थात बहुत हैवी भोजन नहीं करने के साथ इसको आप फॉलो करें। खाने में जो परहेज की बात की जाती है ये मोस्टली एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में की जाती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार के परहेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका साइंस बिल्कुल क्लियर है। खासकर जब भी आर्थराइटिस का या फिर कोई भी दवाइयाँ शुरू की जाती है तो पहला सवाल होता है कि हम खट्टा खा सकते हैं, क्या हम केला खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। बल्कि जितने आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें भी, और जिनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है उन्हें भी, जितने रसीले फल हैं उनका उपयोग रेगुलरली करना चाहिए। मौसमी फलों को रेगुलरली खाना चाहिए। नींबू टमाटर का रेगुलर उपयोग करना चाहिए। आप जब ट्रीटमेंट में हैं तो 1 या 2 नींबू सुबह शाम खाने के साथ उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी में शहद के साथ उपयोग कर सकते हैं, या फिर गर्म खाना जो है उसमें आप सब्जियों में डाल के खा सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं, फ्रूट सलाद में नींबू डाल के खा सकते हैं। तो नींबू और टमाटर का आप भरपूर उपयोग करें, सलाद का उपयोग भरपूर करें। साथ ही जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध की मात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप दिन भर में आधे लीटर से पौन लीटर दूध के बराबर की मात्रा है दूध का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे पनीर या दही, तो आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा को वो संतुलित कर देता है। लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चों को केवल दूध पिलाया जाता है। 5-6 साल के बच्चों के बाद उसके बाद दूध पिलाना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, बाकी कोई दूध नहीं पीते। तो बेटर होगा कि आप अपने कैल्शियम और प्रोटीन के लिए पूरी ज़िंदगी आराम से 500 से 750 ml दूध का उपयोग किसी न किसी रूप में करें, जो आपके कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करता है। दूसरा, दही का उपयोग खाने में करना बहुत ही अच्छा होता है। दही में से प्रोटीन भी मिलता है, उसमें बैक्टीरियाज भी जो होते हैं दे आर हेल्दी बैक्टीरियाज, आपके बॉडी में डाइजेशन के, आपके गट फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, आपके डाइजेशन को बड़ा इजी करते हैं। तो दही खाने के साथ आप रेगुलरली उपयोग कर सकते हैं। खासकर ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ फ्रिज से निकाली हुई या बहुत ठंडी अवस्था में आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही उपयोग करना चाहिए। यदि दही का उपयोग कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखें कि आप खाने में दही का उपयोग रेगुलरली करने के साथ साथ उसे केवल 1 दिन या 2 दिन की बनी हुई दही, जिसे हम मीठी दही के रूप में जानते हैं, उसे खाना पसंद करना चाहिए, उसे प्रेफर करना चाहिए। खट्टी दही 3 या 4 दिन के बाद जो उसमें बहुत बैक्टीरिया फर्मेंटेशन हो जाता है, उसका उपयोग सीधा खाने में ना करके आप उसे सब्जी के रूप में या कढ़ी या जैसे बघार के उपयोग करना चाहते हैं वो करना फिर भी ठीक होता है। तो दही का उपयोग आप सीधा कर सकते हैं। यदि आपको दही खाने में फिर भी डर लगता है, जो कि आसपास के लोगों के द्वारा डराया हुआ होता है, तो आप दही का उपयोग गर्म तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि गर्म खाने में दही का उपयोग करें, या फिर आप दही को हल्का फ्राई कर सकते हैं, हल्का तड़का लगा सकते हैं। इससे दही खाने में आपका डर कम हो जाता है। खासकर जितने पेशेंट होते हैं आर्थराइटिस के, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो बहुत प्रोन होते हैं मौसमी बदलाव के। उनको थोड़े समय सर्दी, खांसी, बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सब के लिए आपको रेगुलरली विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट, रसीले फ्रूट का उपयोग रेगुलरली करना चाहिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, यदि आप इनका उपयोग रेगुलरली करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, और आपकी दवाइयाँ भी आपका सपोर्ट करती है। साथ ही आपका शरीर यदि मजबूत होता है, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें यदि आपके शरीर में संतुलित मात्रा में है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स का उपयोग आपको रेगुलर करना चाहिए। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप मान लें कि रेगुलर यदि खाने से आपके बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी इसमें कवर होते हैं, जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन के रूप में होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में कवर होते हैं। उस ड्राई फ्रूट्स को आप मिक्स रूप में ले सकते हैं कि खजूर, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, इन सभी का उपयोग आप एक मुट्ठी में मिक्स करके कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित होता है। इसे आप 2 तरीके से खा सकते हैं, या तो कभी भी जब स्नैक्स के रूप में जब चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तब आप लीजिए, या फिर आप इसे रात में भिगा के रख लें और सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी के साथ में, या फिर शहद और गर्म पानी या नींबू जो भी आपको पसंद आता है उसके साथ में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, मेवे का उपयोग दिन भर में ज़रूर करना चाहिए। ये आपके बाकी के न्यूट्रिएंट्स को कवर करता है। इसके बाद आते हैं कि एक्सरसाइज का उपयोग क्या होता है। एक्सरसाइज आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हेल्दी लाइफ के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आर्थराइटिस के पेशेंट में भी एक्सरसाइज बहुत प्रकार का होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल रेंज ऑफ मूवमेंट, हलन चलन एक्सरसाइज कहते हैं, अर्थात जो भी आपके शरीर में जोड़ हैं उनको नॉर्मली उनके रेंज में जितना आप
उनका मूवमेंट है उतने को केवल हिलाना चलाना ही एक सिंपल मूवमेंट एक्सरसाइज होता है। उसके बाद आता है कि पावर एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पावर एक्सरसाइज में हम कोई भी एक्सरसाइज को अगेंस्ट ग्रेविटी या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करते हैं, जैसे मोस्टली जिमिंग होता है या बहुत कोई खींचना या फिर पुश करना टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो वेट के साथ में जो भी एक्सरसाइज होती है मोस्टली उसे पावर एक्सरसाइज कहते हैं। फिर आता है एक एंड्योरेंस एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि किसी वेट के साथ में भी किया जा सकता है या फिर किसी भी पोजीशन या एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना, जो कि खासकर योगा और पावर योगा में आता है, इसे एंड्योरेंस एक्सरसाइज के रूप में हम लेते हैं। तो कोई भी पोजीशन है जिसमें आप यदि योगा के बारे में जानते हैं तो योगा में ऐसे बहुत सारे पोज हैं जिसको हम यदि देखें तो उसके हर एक पोजीशन के हिसाब से शरीर के प्रत्येक मांसपेशियों का अलग उपयोग होता है, वो एंड्योरेंस के उपयोग रूप में होता है। तो जितना लंबा आप उस पोजीशन को, उस पोज को, उस आसन को होल्ड कर लेते हैं उसमें आपका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये सस्टेन एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा हुआ एंड्योरेंस एक्सरसाइज। और यदि आप जब एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो सिंपल वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो या वार्म अप एक्सरसाइज हो, तो उसके बाद आपके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आपने जिस बॉडी के पार्ट्स का एक्सरसाइज किया हुआ है उस बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेचिंग करके, आपको स्ट्रेच करके उस मसल को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के पश्चात में दर्द नहीं होता है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जोड़ों के आसपास या मांसपेशियों में काफ़ी दर्द रहता है, तो उनको कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो आप जब आपको दर्द कम से कम हो तब आप शुरू करें एक्सरसाइज। ठंडी के मौसम में या अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ठंडी ज़्यादा होती है, उस समय जकड़न ज़्यादा होती है, तो इस समय एक्सरसाइज को शुरू करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो आप गर्म पानी से सिकाई करें, ग्रेजुअल मोबिलिटी करें, उसके पश्चात जब आपका दर्द कम हो जाए, स्टिफनेस कम हो जाए, जकड़न कम हो जाए, तब आप अपनी कसरत को शुरू कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ने लगता है, जब धूप सफिशिएंट आ जाती है लगभग 9 या 10 बजे के आसपास, तब आपका दर्द काफ़ी कम हो जाता है, तब आप अपना एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सुबह अपना पूरा रूटीन वर्क कर लें, अपनी दवाइयाँ ले लें, नाश्ता कर लें, खाने के बाद उसके बाद आप गर्म पानी से सिकाई कर लें, फिर जो भी डॉक्टर ने आपको सलाह दी हुई, जो क्रीम या मलहम लगाना है, और उसकी दवाइयों के असर आने के आधे घंटे बाद आपका पेन काफ़ी कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब दवाइयों का असर आ जाता है तो आप उस समय आप अपनी कसरत को करें, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बहुत लंबे समय तक कसरत को कर सकते हैं। कसरत करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद में मोस्टली यदि ज़्यादा होता है या शुरुआत के समय में पेन होता है जो 7 से 10 दिनों तक रह सकता है। 7 से 10 दिनों के बाद भी यदि पेन हो रहा है सेम फ्रिक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी पे, तो आपको एक बार उसे सोचना चाहिए, उसे विचार करना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि ये दर्द क्यों हो रहा है। 7 से शुरुआती दिनों में 7 से 10 दिनों के दर्द के पश्चात वो अपने आप दर्द कम होना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ें होती है कि आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ में, जब आर्थराइटिस का दर्द होता है तब आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते, तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं दर्द कम होना शुरू हो जाता है। आप सिकाई और दवाइयों के उपयोग से अपना दर्द कम करते हैं और उसके पश्चात अपने एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है और उसे बिल्कुल रेगुलरली करना है। काफ़ी पेशेंट्स में देखा जाता है कि जैसे उनकी तकलीफ़ कम हो जाती है या फिर कहिए कि जब आराम होने लगता है तो वो धीरे धीरे से अपनी एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं, दवाइयों के उपयोग में रहना चाहते हैं। दवाइयाँ अपना काम अलग करती है, एक्सरसाइज अपना काम अलग करेगी, आपकी डाइट आपका शरीर की मजबूती अलग करेगी। तो हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। इसीलिए बिल्कुल ये भी ना सोचें कि केवल दवाइयों के भरोसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। दवाइयाँ अपना काम केवल 50, 60, 70% करती है, लेकिन यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने जो अफेक्टेड पार्ट है उसकी एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट या उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो आने वाले समय में आपके दवाइयों की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है। और धीरे धीरे दवाइयाँ कम होने के साथ आप केवल और केवल एक्सरसाइज और डाइट से और हेल्दी हैबिट से आप अपनी आर्थराइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा इन जनरल, जब भी आपको आर्थराइटिस या उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। मैं फिर से समरी में, शॉर्ट में, सारांश में आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डालनी है, पानी बहुत सफिशिएंट मात्रा में पीना है, गर्म भोजन करना है। भोजन को कभी भी कोशिश करें आप कि जिस समय पकाया है उसके 2 घंटे के अंदर ही उपयोग कर लें। सुबह का भोजन रात में, रात का भोजन सवेरे उपयोग करना बहुत सुरक्षित नहीं होता है। खाने को दोबारा गर्म करके खाना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। नींबू, टमाटर, दही, रसीले फल, जो भी मौसमी फल आते हैं उनका रेगुलरली उपयोग करना और कोशिश करें कि लगभग
250 ग्राम से 500 ग्राम तक का फल आप रोज जरूर लें। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो एक केला, एक संतरा, एक सेब के बराबर का फल आपको रोज खाना चाहिए। जो भी फल आपके पास में मिल रहे हैं, कोई भी फल आपको आर्थराइटिस में नुकसान नहीं करता है, एक्सेप्ट बहुत कुछ खट्टे फल होते हैं जैसे स्टार फ्रूट है या फिर कच्ची इमली या कच्चा आम। इनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं करती है। तो फलों का उपयोग रेगुलर करें। आप सलाद की मात्रा जरूर लें, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ जब भी आप दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं तो उसके लिए पानी की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पानी की मात्रा भी आपकी 2 लीटर मिनिमम होनी चाहिए, और पानी की मात्रा यदि कम होती है या आपके खाने में रफेज कम होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ड्राई फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, दूध का समुचित उपयोग करें, दही का उपयोग करें, रसीले फलों का उपयोग करें, और उसके बाद अपने खाने में भी रेगुलर बैलेंस डाइट का उपयोग करें। तो आपको आर्थराइटिस के साथ साथ आप हेल्दी भी रहेंगे। दवाइयाँ यदि चलती भी रहती है, आपका आर्थराइटिस सीवियर भी है तो वह आगे नहीं बढ़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा इससे होगा। तो ये रहा आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए एक इन जनरल गाइड। लेकिन फिर भी याद रहे, ये सारी चीज़ें आपको इन जनरल बताई जा रही है। आप अपने बारे में पर्सनली अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर इससे सलाह करें कि आपके लिए इसमें खास क्या हो सकता है, आपके लिए इसमें विशेष क्या होना चाहिए। धन्यवाद।